हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12 का अपने चैप्टर नंबर 10 अध्याय 10वां स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जैव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री। तो पहले इस नाम को अपने देखते हैं कि जैव रसायन होता क्या है। तो जैव रसायन से अपने को यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये दो शब्द इसके अंदर मिले हुए हैं। एक तो इसमें लिखा हुआ है बायो लिखा है और एक इसमें केमिस्ट्री लिखा हुआ है। बायो मतलब जो अपनी बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी के अंदर अपने संजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। जो संजीव जगत होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जैव क्या होता है? जैव संजीवों की जो जैविक संरचना का आधार होता है। संजीव होते हैं, संजीव की जो जैविक संरचना है यानी कि जो जैविक अणु जिसको अपने कहते हैं, जिनका ये आधार होता है। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि जो अणु आते हैं, जो जीवों की जैविक संरचना का आधार होते हैं, जिसको जैविक अणु कहा जाता है। तो जैव जो है, जैव शब्द ये कहाँ से? ये बायो से है। बायो मतलब बायो के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? संजीव जगत का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। और संजीव जगत के अंदर क्या होता है कि जो इनकी जो जैविक संरचना होती है, इनका जो शारीरिक संरचना होती है, ऊर्जा जहाँ से इनको ऊर्जा मिलती है, अपने शरीर की वृद्धि करते हैं, शरीर की मरम्मत करते हैं, अन्य जो इनकी आवश्यक क्रियाएं हैं। तो इन सभी प्रकार की क्रियाओं के अंदर जिनकी आवश्यकता होती है, जिनकी ज़रूरत होती है, जिसको अपने जैविक अणु कहा जाता है। जैविक अणु के अंदर अपने पास क्या कुछ आता है? जैविक अणुओं के अंदर अपने पास कार्बोहाइड्रेट है, वसा, प्रोटीन है, ये सारे आते हैं। तो जैव क्या है? जैव संजीव जगत के अंदर, संजीव जगत को जैव बोला जाता है, जैविक बोला जाता है। जो इनकी जैविक संरचना यानी कि उनके शरीर की वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उनको जैविक अणुओं की आवश्यकता होती है। जैविक अणु कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स आदि होते हैं। और अगर अपने बात करें रसायन की बात करें, तो ये विभिन्न प्रकार के रसायन जिसके अंदर इसके अंदर अपने पढ़ेंगे, जो केमिस्ट्री के अंदर विभिन्न प्रकार के रसायन आते हैं। ठीक है, जैसे कीटोन समूह है, एल्डिहाइड समूह है, उसके बाद अपना आ जाएगा जैसे अपने एल्कीन वगैरह बोलते हैं। ठीक है, 4 कार्बन, 5 कार्बन, कार्बन की जो संरचना है वो आ जाएगी। तो इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर वो सारे के सारे आते हैं। तो इस जैव रसायन चैप्टर के अंदर अपने जो बायो से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं उनका भी अपने प्रयोग करेंगे, और जो केमिस्ट्री से संबंधित है उसका भी इसके अंदर अपने अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि इसके अंदर जैव रसायन अर्थात जिसको अपने बायोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला इसमें अपने को दे रखा है जैव। जैव का मतलब क्या होता है? बायो। और दूसरा है रसायन। रसायन को अपने कहते हैं केमिस्ट्री। या फिर यूँ कह लें कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जैव व रसायन। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी विज्ञान की वह शाखा जिसमें संजीव के अंदर कौन आते हैं? पादप एवं जंतु में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कि जैव रसायन किसको बोलेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें संजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? जैव रसायन कहा जाता है। विज्ञान की इस शाखा का जो नाम है वो जीव रसायन। ठीक है, जीव रसायन किसने दिया था? कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में दिया। जैव विज्ञान की वह शाखा जिसमें संजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जैव रसायन कहते हैं। और जैव रसायन जो विज्ञान की शाखा है, इसको नाम दिया था कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 के अंदर। उसके आगे हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरोत्तर में कृषि एवं आयुर्विज्ञान की समस्याओं को कार्बनिक रसायन से संबंध किया गया, तब जैव रसायन का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण हो गया। अनुसंधान से परिणाम आया कि सभी कोशिकाओं में कई तरह की उपापचयी क्रियाएं होती हैं और जटिल जैविक यौगिक सरल अणुओं से बनते हैं। विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनके खाने पीने का जो होता है, शरीर की वृद्धि का होता है, मरम्मत का होता है, बड़े जो
जटिल पदार्थ होते हैं उनका छोटे पदार्थों में टूटना, छोटे पदार्थों का मिलकर बड़े पदार्थों के अंदर मिल जाना, तो ये क्या आ जाते हैं, उपापचय के अंदर आ जाते हैं। विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती हैं और इनके अंदर क्या जटिल जैविक जो होते हैं, जटिल जैविक यौगिक सरल अणुओं से बनते हैं। प्रत्येक संजीव की जैविक संरचना का जो आधार है वो क्या है, जैविक अणु। अपने स्टार्टिंग में बात की कि प्रत्येक संजीव है उसकी जो संरचना है, उसकी जो बॉडी है, उसको जो ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर की वृद्धि मरम्मत करता है, तो उसको जैविक अणु की आवश्यकता होती है। जैविक अणुओं के अंदर कौन आते हैं, जैविक अणुओं के अंदर कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन्स आता है, वसा आता है। इसको क्या बोला जाता है, इन तीनों को बोला गया है। इसी प्रकार से आदि भी जैविक अणुओं के अंदर आते हैं। सभी संजीवों को अपनी वृद्धि मरम्मत एवं सामान्य क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी संजीवों को अपनी वृद्धि मरम्मत एवं सामान्य क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ से मिलती है, ये ऊर्जा की आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि से इनको पूर्ति होती है। इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, इनसे प्राप्त होती है। अब अगर अपने इन तीनों के बारे में अपने को विस्तार से अध्ययन करना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसके बाद प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या होता है, किस तरीके से बनते हैं, कैसे इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, किस तरीके से टूटते हैं, इनके बारे में अपने आगे अध्ययन करते हैं। तो पहला अपना टॉपिक लेते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट का आता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के नाम से अपने को पता लगता है कार्बन और हाइड्रेट्स, यानी कि कार्बन, एक तो कार्बन का अणु हो जाएगा और साथ में जल का अणु। तो एक कार्बन का अणु हो और जल का अणु जब संयोग करता है तो उसको क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। यह एक लैटिन शब्द है जो कि कार्ब अथवा पानी के संयोग से बना यौगिक होता है। अगर सीधा सा बोला जाए कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो कार्बन व जल के संयोग से बने अणु को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बन एवं जल के संयोग से बने अणु को कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। अधिकतर कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है CH2O है। अगर इसके अनुपात की बात की जाए कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अनुपात की अगर बात करें तो ये इसके अंदर अनुपात होता है 1:2:1, यानी कि कार्बन की मात्रा, ये अपने पास हाइड्रोजन की मात्रा और ये ऑक्सीजन की मात्रा, इन तीनों से मिलकर ही तो ये बना होता है। H और O से मिलकर तो क्या बन जाता है, H के 2 अणु लेंगे, ऑक्सीजन का 1 अणु लेंगे तो ये जल बन जाएगा। ये किसका निर्माण कर देगा, ये जल का निर्माण कर देगा। और कार्बन जो है, कार्बन सीधा कार्बन ही हो जाएगा। तो जल और कार्बन के संयोग से किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो इसमें 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। केमिस्ट्री, ये रसायन का भी साथ में आ गया क्योंकि ये रसायन में ही होता है। कार्बन होता है रसायन के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अगर इनकी अनुपात की बात पूछे तो 1:2:1 के अंदर ये पाया जाता है। अगर अपने बात करें सिंपल से, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अपने जो शर्करा होती है उसको अपने ग्लूकोज कहते हैं, शर्करा ग्लूकोज, उसके अगर सूत्र की बात करें तो वो होता है C6H12 और O6 होता है, ये इसका सूत्र है। अगर यहाँ से इसका अनुपात निकाला जाए तो ये हो जाएगा 6:6 हो जाएगा, ये 6×2=12 और ये 6:6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या अनुपात निकलता है, 1:2:1, यानी कार्बन 1 अनुपात में, हाइड्रोजन 2 अनुपात में और ऑक्सीजन भी 1 अनुपात के अंदर। और अगर इसके सामान्य सूत्र की बात की जाए तो ये CX आ जाएगा यहाँ पे और H2OY आ जाएगा। इसका क्या है, सामान्य सूत्र है। यहाँ जो X है, X की क्या होगी, जो X की वैल्यू है वो 3 से छोटी होगी या 3 के बराबर होगी, यानी कि C3 होगा। कुछ यौगिकों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात प्रचलित सूत्र से थोड़ा भिन्न होता है। अब भिन्न क्यों होता है, क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और सल्फर भी पाया जाता है, ठीक है। जिनमें कुछ तो सामान्य जो सूत्र है, सामान्य सूत्र के अंदर तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेना है, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और सल्फर तत्व भी पाए जाते हैं तथा उनमें कार्बोहाइड्रेट के सभी गुण होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाकी सभी उसमें गुण पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अगर वैज्ञानिक रूप की बात करें इसको परिभाषित करने की तो ये हो जाएगा कि पॉलीहाइड्रिक, ठीक है, पॉलीहाइड्रिक आ जाएगा, पॉलीहाइड्रिक, जिसमें क्या होता है कि एक से अधिक OH समूह जिसमें होते हैं। पॉलीहाइड्रिक का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें एक से अधिक OH समूह
होते हैं। OH समूह जिसमें एक से अधिक होंगे उसको पॉलीहाइड्रिक, हाइड्रिक मतलब OH समूह से होता है, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन यौगिक इसमें पाए जाते हैं। देखिए विज्ञान की परिभाषा जो वैज्ञानिक परिभाषा उसकी बात करें तो क्या हो जाए, कार्बोहाइड्रेट उसे कहते हैं जिसमें पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन यौगिक पाए जाते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन समूह पाया जाता है। एल्डिहाइड किसको बोलते हैं, एल्डिहाइड अपना आ जाएगा CHO ग्रुप होता है और कीटोन है वो COO ग्रुप होता है। ये क्या होता है, कीटोन का आ जाएगा, यानी कि जिनके अंदर CHO और C डबल बॉन्ड O यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन समूह पाए जाते हैं पॉलीहाइड्रिक के साथ, वो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगर अपने सिंपल परिभाषा की बात करें तो वह पदार्थ जो जल में अपघटित होकर, वह पदार्थ जो जल में अपघटित होकर एल्डिहाइड या कीटोन समूह देता है क्या कहलाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। वह पदार्थ यानी कि वह पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बोला गया कि वह पदार्थ जो जल में अपघटित होकर जल में टूटकर एल्डिहाइड या कीटोन समूह देता है वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। जल में अपघटित होकर होने पर इन यौगिकों को उत्पन्न करते हैं। इन यौगिकों का मतलब क्या है, इन यौगिकों का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, जो पीछे पड़ा एल्डिहाइड और कीटोन को उत्पन्न करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से 3 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड, मोनो का मतलब होता है यहाँ पे एक होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब यहाँ पे एक होता है। सैकेराइड का मतलब, सैकेराइड का मतलब होता है शर्करा, जिसमें एक शर्करा पाई जाती है। शर्करा मतलब जिसमें एक ग्लूकोज पाया जाता है, एक शर्करा पाई जाती है, वो अपना क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। और ओलिगोसैकेराइड, सैकेराइड का मतलब शर्करा है, ओलिगो का मतलब जिसमें 2 से 10 अपने क्या पाई, 2 से 10 अणुजा शर्कराएं पाई जाती हैं, 2 से 10 शर्कराएं पाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। और पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब होते हैं बहुत सारी, यानी कि 10 से कितनी भी ज़्यादा हो सकती है, 10 से कितनी भी अधिक हो, 10 से ज़्यादा हो, वो क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। इसमें 10 से अधिक शर्कराएं पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जैसे अभी अपने पीछे पढ़ा था पॉलीहाइड्रिक, जो अपनी परिभाषा पढ़ी कार्बोहाइड्रेट की, पॉलीहाइड्रिक, तो पॉलीहाइड्रिक का मतलब ये होता है कि एक से अधिक OH समूह जिसमें पाए जाते हैं। हाइड्रिक का मतलब OH समूह होता है, जिसमें पॉली का मतलब 10 से ज़्यादा, तो जिसमें एक से अधिक OH समूह पाए जाते हैं उसे पॉलीहाइड्रिक कहते हैं। तो इसी प्रकार से पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का मतलब, सैकेराइड का मतलब यहाँ पे शर्करा है, जिसमें 10 से ज़्यादा शर्कराएं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जिसमें 2 से 10 शर्कराएं पाई जाती है उसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, और जिसमें एक शर्करा पाई जाती है उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। अब अपने बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया, मोनोसैकेराइड के अंदर, ओलिगोसैकेराइड के अंदर और पॉलीसैकेराइड के अंदर। अब पहला अपना इसमें आता है मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, जिसमें एक शर्करा पाई जाती है, उन्हें अपने क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। यानी कि ऐसी शर्करा जिसे और अधिक सरलतम रूप में नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है, जिसका जल अपघटन होने के बाद उसको और सरल शर्कराओं के अंदर नहीं तोड़ा जा सकता, वो अपने क्या होगा, मोनोसैकेराइड होगा। जैसे अगर अपने बात करें ओलिगोसैकेराइड की बात करें, ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है कि 2 से 10 तक इसमें शर्कराएं पाई जाती हैं, 2 से 10 शर्कराएं पाई जाती हैं। अगर मान लो कि इसमें 2 शर्कराएं हैं, 2 शर्कराओं अपने किस में तोड़ सकते हैं, जल अपघटन होगा तो एक एक शर्करा के अंदर टूट जाएगा, यानी कि एक एक ग्लूकोज के अंदर टूट जाएगा, ठीक है, एक एक कार्बोहाइड्रेट इसमें टूट जाएगा। तो वो क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड, जिसमें ओलिगोसैकेराइड 2 या 3 या 4 जितनी भी इसमें शर्कराएं पाई जाती हैं, जल अपघटन के बाद उसको अपने तोड़ा जा सकता है, उसको अपघटित हो सकती हैं। लेकिन मोनोसैकेराइड में क्या है, मोनोसैकेराइड में एक ही शर्करा होती है। अब एक ही शर्करा है तो एक शर्करा टूटती नहीं है, ये टूटेगी नहीं, तो वे सरलतम शर्कराएं जिन्हें जल अपघटन द्वारा और सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मोनोसैकेराइड की परिभाषा है ये, वे सरलतम शर्कराएं जिन्हें जल अपघटन के द्वारा और सरल रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता और इसको ज़्यादा अपघटित या तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CHO है, यानी कि CH2O, N मतलब यहाँ पे कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, इसकी संख्या के आधार पर 1 2 3 4, तो N की संख्या मतलब N का मान 1 हो सकता है, N का मान 2 हो सकता है, N का मान 3 4 हो सकता है।
तो इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CH2O और उसकी होल्ड वाइज करके N आ जाएगा। इनके नाम के अंत में क्या लगता है, इनके नाम के अंत में ओज शब्द लगता है। ओज अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब जो पीछे लगता है वो क्या होता है, अनुलग्न होता है। जैसे अगर अपने बात करें कार्बन की संख्या की, कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार इनका नाम ट्राईओज। ट्राईओज का मतलब क्या है, ट्राई का मतलब 3 होता है, यानी कि इसमें क्या होगा, कार्बन की मात्रा कितनी होगी, 3 होगी, यानी कि कार्बन कितना होगा, 3 होगा। हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन से दुगना होगा। और ऑक्सीजन कितनी होगी, ऑक्सीजन भी 3 होगी, क्योंकि अनुपात क्या रखना है, 1:2:1 रखना है। तो कार्बन की मात्रा 3, हाइड्रोजन की मात्रा 6 और ऑक्सीजन की मात्रा 3 आ जाएगी। तो ये किसका नाम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ट्राईओज हो जाएगा। इसको अपने क्या बोलते हैं, ट्राईओज बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद टेट्रोज, टेट्रोज है, टेट्रोज का मतलब टेट्रा, टेट्रा के अंदर क्या होता है, 4 कार्बन होते हैं, यानी कि C4 और H आ जाएगा 8 और ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे, 4। इसको क्या बोलेंगे, टेट्रोज बोलेंगे। टेट्रोज का ये सूत्र आ जाएगा। उसके बाद पेंटोज है, पेंटोज के अंदर क्या आ जाएगा, 5 कार्बन हो जाएंगे। 5 कार्बन का मतलब क्या है कि C5, ठीक है। उसके बाद H क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और O क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे अपने, पेंटोज, जिसके अंदर 5 कार्बन पाए तो उसको क्या बोलेंगे, पेंटोज। इसी प्रकार से 6 कार्बन वाले क्या हो जाएंगे, हेक्सोज हो जाएंगे। 6 कार्बन सबसे सरलतम मोनोसैकेराइड, जो सबसे सरलतम, सरलतम का मतलब क्या है, जिसमें एक पाया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर अपने क्या होते हैं, सबसे सरलतम आ जाएगा, इसमें ट्राईओज है। ठीक है, ट्राईओज क्या है, इसमें सबसे सरलतम है। पिछले अपने पढ़ा था ना कि इसका सामान्य सूत्र है, जो सामान्य सूत्र के अंदर अपने को जो कार्बन की मात्रा थी वो 3 से कम ली गई थी। ठीक है, 3 के बराबर या 3 से कम। तो वो क्या होती है, इसकी सरलतम शर्करा होती है। सरलतम की अगर अपनी बात करें तो किस तरीके से दिखाएंगे, सरलतम की अगर बात करें तो इसमें ग्लिसरल्डिहाइड आ जाएगा और ट्राई हाइड्रोक्सी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, एसीटोन, यानी कि इसमें एल्डिहाइड समूह हैं जुड़े होते हैं। इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 3 कार्बन परमाणु होते हैं। अगर इनके दोनों के सूत्रों की अगर बात करें तो सूत्र इसका कैसे लिखा जाएगा, C3H6 और O3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको अपने ट्राईओज भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोला जाता है, इसको ट्राईओज भी कहते हैं। अगर सामान्य नाम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ट्राईओज हो जाएगा। अगर एल्डिहाइड समूह साथ में अगर आ जाए कि एल्डिहाइड के अंदर अगर इसको गिना जाएगा तो इसके ये दोनों के दोनों नाम हो जाएंगे, दोनों इसके नाम हैं। और इन दोनों का अगर सूत्र, अगर अपने को ट्राईओज का सूत्र लिखने के लिए कहता है तो भी यही सूत्र आएगा। अगर अपने को ग्लिसरल्डिहाइड का और ट्राई हाइड्रोक्सी का सूत्र लिखने के लिए बोलता है तो भी इसका यही सूत्र अपने को लिखना है, C3H6O3। इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं, इसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं। उसके बाद अगर अपने बात करें इरिथ्रोज और इर्थ्रुलोस, इसमें कितने, इसमें 4 कार्बन परमाणु होते हैं। 4 कार्बन परमाणु वालों को ट्रेट्रोज बोला जाता है, टेट्रोज। ठीक है, टेट्रोज का सूत्र भी अपने ऊपर लिखा था। इसमें क्या आ जाएगा, कार्बन की संख्या कितनी, 4, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 और ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4। ये इनका क्या है, दोनों का ही सूत्र आ जाएगा। ठीक है, दोनों का सूत्र भी इरिथ्रोज का बोलते हैं। इथ्रुलोस का अगर सूत्र अपने को पूछते हैं तो C4H8O4 होगा। इसको टेट्रोज भी नाम, सामान्य नाम है इसका, टेट्रोज होता है। और उसके आगे की अगर बात करें, इसमें 5 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, जिसको अपने पेंटोज बोला है। इसमें क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जिसको अपने RNA और DNA के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन सी शर्करा होती है, इसमें 5 शर्कराएं होती हैं, 5 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, 5 कार्बन परमाणु होते हैं, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। उसके आगे 6 कार्बन वाली जो आती हैं, 6 कार्बन वाली सर्वाधिक महत्व की शर्कराएं 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एवं ग्लेक्टोग है। इनका सामान्य जो रासायनिक सूत्र है ग्लूकोज का C6H12O6 है। ग्लूकोज एवं ग्लेक्टोज में एल्डिहाइड समूह होता है, जबकि फ्रक्टोज के अंदर कीटोन समूह पाया जाता है। अब अपने से अगर कुछ इस तरीके के अगर अपने सारणी बना सकें कि एक तो इसका अपने लिखें सामान्य नाम लिखें, एक तो इसका क्या लिखें, सामान्य नाम आ जाएगा, सामान्य नाम। एक तरफ अपन अपने इसमें एल्डिहाइड समूह के साथ लिखें एल्डिहाइड, और एक तरफ इसका अगर अपने कीटोन समूह के अंदर लिखें कीटोन समूह। जो सबसे पहले अपने आया था सामान्य, यानी कि
H6 और O6। तो इसमें एल्डिहाइड के अंदर अपने पास क्या आगे थे, इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड अपने पास जो अपने ऊपर नाम पड़ा था, इस तरीके से इसका सूत्र भी यही होता है। और कीटोन के अंदर अपने डाई हाइड्रोक्सी आ गया था, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी। उसके बाद अगर दूसरा अपने पास आया था 4 वाला आया था C4H8 और O4। जो 4 कार्बन वाला था उसको अपने पढ़ा था इरीथ्रोस के नाम से पढ़ा था, इरीथ्रोस। ये 4 कार्बन के अंदर आ गया था, इरीथ्रोस था और एक साथ में इरीथ्रोलोस था। उसके बाद 5 की बात करें C5 और H10 और O5, इसके अंदर क्या आ गया था, इसके अंदर अपने पास जो 5 कार्बन वाले थे, 5 कार्बन वाले अपने पास राइबोस और डीऑक्सीराइबोस यानी कि RNA और DNA ये अपने पास आ गए थे, ठीक है। और उसके बाद 6 वाला आया था, 6 वाले के अंदर अपने पास क्या आ गया था, 6 वाले के अंदर अपने ग्लूकोज और फ्रैक्टोज आ गए थे। ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज था वो एल्डिहाइड समूह है और जो फ्रैक्टोज है वो क्या हो जाएगा, अपने कीटोन समूह आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने एक इसकी सारणी के माध्यम से इसको अपने याद रख सकते हैं। ये अपने इस क्लास के लास्ट में पूरी की पूरी सारणी में अपने को दोबारा से बना लेंगे, क्या क्या नाम है उसके अंदर। इसके आगे अपने देखते हैं ओलिगोसैकेराइड जो है, ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या है, जिसमें 2 से 10 शर्कराएं इसमें पाई जाती हैं, यानी कि 2 से 10 शर्कराएं इसके अंदर होती हैं। 2 से 10 मोनोसैकेराइड भी इसे अपने बोल सकते हैं, मोनोसैकेराइड अणु इसके अंदर पाए जाते हैं। ये वे शर्कराएं हैं जो जल अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक परंतु 10 से कम सरलतम शर्कराओं को उत्पन्न करती है, ओलिगोसैकेराइड कहलाती है। देखिए मोनोसैकेराइड क्या था, मोनोसैकेराइड के अंदर तो जल में अपघटित होकर कोई भी यानी कि शर्करा को उत्पादन नहीं कर रही थी, अपघटित नहीं हो रही थी। लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड जल में अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक परंतु 10 से कम सरलतम शर्कराओं को उत्पन्न करते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। इस वर्ग में मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, जिसमें 2 मोनोसैकेराइड होंगे, जिसमें 2 संख्या यानी कि 2 अणु होंगे मोनोसैकेराइड के, वो अपना क्या कहलाएगा, डाइसैकेराइड कहलाता है। इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा सुक्रोज आ जाएगा, इसमें लैक्टोज आ जाएगा, इसमें माल्टोज आएगा। देखिए डाइसैकेराइड के अगर अपने से उदाहरण पूछे कि डाइसैकेराइड किस में होता है, तो डाइसैकेराइड सुक्रोज के अंदर, लैक्टोज के अंदर और माल्टोज के अंदर। उसके बाद ट्राइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड क्या आ जाएगा, रेफिनोज आ जाएगा। टेट्रा के अंदर इसमें 4 मोनोसैकेराइड यानी कि 4 शर्कराएं पाई जाती हैं, इसका आ जाएगा सटेकियोज आ जाएगा। पेंटासैकेराइड जिसमें 5 पाई जाती हैं, बर्बेस्कोज आ जाएगा। आदि प्राकृतिक रूप से पौधों में पाए जाते हैं, इस वर्ग में डाइसैकेराइड सबसे महत्वपूर्ण है। डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, जिसमें सुक्रोज होता है, जिसमें लैक्टोज होता है, जिसमें माल्टोज होता है, ये क्या है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिनका सामान्य सूत्र C12H22O11 है। अब ये कैसे बना, अपने तो C6 ही पढ़ा था अपने तो ये फिर C12 कैसे हो गया। तो डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, डाई का मतलब क्या है, जिसमें 2 अणु जुड़े होते हैं, यानी कि या तो 2 ग्लूकोज हो सकते हैं, एक ग्लूकोज एक पेंटोज हो सकता है, एक ग्लूकोज एक हेक्सोज हो सकता है, एक ग्लूकोज एक ट्राईओज हो सकता है, एक ग्लूकोज और एक टेट्राओज हो सकता है। लेकिन 2 अणु सरल शर्कराओं के होंगे, 2 अणु किसके होंगे, मोनोसैकेराइड के होंगे। तो 2 अणु मोनोसैकेराइड के होंगे, इसको क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं। आपसे पूछे कि डाइसैकेराइड क्या है, तो डाइसैकेराइड क्या है, जिसमें 2 अणु किसके होंगे, मोनोसैकेराइड के होंगे। वो ग्लूकोज और अपने पेंटोज हो सकता है, ग्लूकोज और टेट्राओज हो सकता है। तो इस तरीके से 2 अलग अलग अणु उसके अंदर मिले हुए होते हैं, जिसके कारण इसका सामान्य सूत्र बनता है C12H22 और O11, जो कि 2 मोनोसैकेराइड के अणु के संयोजन से बनता है। इसमें एक अणु ग्लूकोज का होता है, जबकि दूसरा पेंटोज हेक्सोज हो सकता है। आपसे पूछे कि मोनोसैकेराइड के जो अणुओं का मोनोसैकेराइड में किन किन अणुओं का संयोजन होता है, तो उसमें लिखा जाएगा एक ग्लूकोज का होता है और दूसरा अणु पेंटोज अथवा हेक्सोज हो सकता है। सुक्रोज जिसे सामान्य शर्करा कहते हैं, इसमें एक अणु ग्लूकोज का और दूसरा फ्रक्टोज का होता है। उसके बाद अगर अपनी बात करें सुक्रोज की, सुक्रोज किससे मिलकर बनता है, तो सुक्रोज ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज,
एक अणु ग्लूकोज का होगा और एक अणु फ्रक्टोज का होगा। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ये सुक्रोज का निर्माण करेंगे। यह किस में पाया जाता है? मुख्यतः गन्ने एवं चुकंदर में पाई जाती है। यानी कि सुक्रोज किस में पाई जाती है? सुक्रोज गन्ने और चुकंदर में पाई जाती है। इसमें कौन से अणु होते हैं? तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। उसके बाद अगर अपने बात करें लैक्टोज की, लैक्टोज को अपने दुग्ध शर्करा भी कहते हैं कि दूध के अंदर पाई जाती है। लैक्टोज को किसमें कहते हैं? लैक्टोज में अगर पूछे कौन सी दूध के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। इसमें ग्लूकोज के साथ गलेक्टोइज इकाई का संयोजन होता है। यानी कि लैक्टोज जो है, इस लैक्टोज के अंदर एक अणु तो ग्लूकोज का होगा और एक अणु गलेक्टोज का होगा। ठीक है, दोनों अणु का होगा और ये दूध के अंदर पाई जाती है। तीसरी जो अपनी नाम पड़ी थी, तीसरी मुख्य डाइसैकेराइड क्या है? माल्टोज है। माल्टोज, माल्टोज क्या होता है? इसमें क्या होंगे? जो ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें दोनों के दोनों अणु किसके होंगे? ग्लूकोज के होंगे। ध्यान रखो, सुक्रोज अगर बोलता है, सुक्रोज ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज होता है। लैक्टोज जो है, लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज होता है और गलेक्टोज होता है। ये किसमें पाई जाती है? दूध के अंदर पाई जाती है। और ये जो सक्रोज है वो गन्ने और चुकंदर में पाई जाती है। उसके बाद अगर अपने बात करें माल्टोस है तो माल्टोस के अंदर दोनों के दोनों अणु ही किसके होंगे? ग्लूकोज के होंगे। और इनके मध्य एक बंध के बारे में पूछा जाता है कि दोनों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो दो मोनोसैकेराइडों के मध्य बंध जो पाया उसको ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। ये बंध का नाम याद रखना भाई। जो भी दो अणु आपस में जुड़ रहे हैं, यानी कि चाहे वो दोनों ग्लूकोज ही जुड़ रहे हैं, चाहे वो दोनों ग्लूकोज और ग्लूकोज ही आपस में जुड़ रहे हैं, जिसको अपने माल्टोज बोला, तो इनके अंदर ये जो बंध पाया जाएगा, ये जो बंध होगा, इस बंध को क्या बोलते हैं? इस बंध को ग्लाइकोसाइटिक बंध कहते हैं। उसके बाद अपना आता है पॉलीसैकेराइड आता है। तो पॉलीसैकेराइड में क्या होता है? इसमें 10 से अधिक मोनोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड होते हैं, यानी इसमें 10 से ज़्यादा शर्कराएं पाई जाती हैं। मोनोसैकेराइड अथवा ओलिगोसैकेराइड के ऐसे बहुलक जिनके अनुभार बहुत अधिक होते हैं पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय होते हैं। ये क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय होते हैं, स्वादहीन होते हैं, जल में अविलय होते हैं। अतः इन्हें अशर्करा कहते हैं। नो शुगर भी इन्हें कहा जाता है। नो शुगर किसे कहा जाता है? तो नो शुगर अपने कहा जाता है पॉलीसैकेराइड को नो शुगर के नाम से भी जाना जाता है। स्टार्च, सेलुलोन और ग्लाइकोजन आदि साधारण पॉलीसैकेराइड होते हैं, जबकि पैक्टिन है, लिग्निन है और हेमीसेलुलोज आदि जटिल पॉलीसैकेराइड होते हैं। स्टार्च जो है, स्टार्च जो जीव जगत होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं, जीव जगत जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के अंदर ये स्टार्च पाया जाता है। गेहूं के अंदर स्टार्च पाया जाता है, चावल के अंदर स्टार्च पाया जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर भी स्टार्च पाया जाता है। जो साबूदाना होता है उसमें स्टार्च होता है, चावल है, आलू है, इसमें स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। लेकिन इसमें जो ऊर्जा का संचय होता है, जो भोजन को संचित करते हैं पेड़ पौधे, वो किस रूप में आ जाएगा? वो स्टार्च के रूप में इसको संचित करते हैं। ग्लाइकोजन की बात करें तो जो मनुष्य के अंदर भोजन संचित होता है ना, मनुष्य के अंदर जो जीव जंतु होते हैं उनमें जो भोजन संचित होता है वो किस रूप में होता है? वो ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो ये तो क्या हो जाएंगे? स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है? साधारण पॉलीसैकेराइड है। और जबकि पैक्टिन है, लिग्निक है, हेमीसेलुलोज है, सेलुलोज है, ये क्या है? आदि जटिल पॉलीसैकेराइड है। ये अपने पीछे चैप्टर में कर चुके हैं। जो जीवाश्म पदार्थ वाला अपना था, ह्यूमन्स वाला था, उसके अंदर भी ये था कि लिग्निक है, हेमीसेलुलोज है, सेलुलोज है। इसके बारे में अपने वहाँ पे चर्चा की किस तरीके से ये टूटते हैं। ठीक है, जो हेमीसेलुलोज है लास्ट में जाके वो सरल शर्करा में टूटता है कि नहीं, उसमें चैप्टर में अपने पढ़ा था कि लास्ट में जाकर वो क्या होता है? सरल शर्करा के अंदर वहाँ पे टूट जाता है और बाद में जो सरल शर्कराएँ होती हैं वो कार्बन और जल के रूप में टूटती है, जो कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि कार्बन C और H2O के रूप में टूटती है, जो कि कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से अपने उस चैप्टर में पढ़ा था। तो वही सेम यहाँ पे है, लिग्निक और हेमीसेलुलोज है। ये क्या है? जटिल पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का सामान्य सूत्र आ जाएगा C6H10O5 होता है। ये ध्यान रखना, इसका सामान्य सूत्र C6H10O5 है। यहाँ n का मान अज्ञात, यानी कितने भी हो सकते, 10 से ज़्यादा कितने भी यहाँ पे n का मान हो सकता है। पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड के उच्च बहुलक होते हैं। रासायनिक रूप में पॉलीसैकेराइड साधारण शर्कराओं के एनहाइड्राइड्स हैं
तथा तनु अम्लों के साथ गर्म करने से जल अपघटित होकर शर्कराएं देते हैं। सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ है। सेलुलोज है प्रकृति में मिलने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ जो सभी पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। सेलुलोज है जो सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ है। कहाँ पे मिलता है? ये पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है उसका ये मुख्य अवयव है। इसके मुख्य स्रोत है लकड़ी, जूट, पटसन, रुई आदि है। ठीक है। पटसन कपास में 97 से 99% तक तथा अनाजों के भूसों में 30 से 43% सेलुलोज होता है। इनके अंदर ये सेलुलोज पाया जाता है। स्टार्च को एमाइलम भी कहते हैं। स्टार्च को एमाइलम भी कहते हैं। स्टार्च वनस्पतियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और पौधों का सुरक्षित खाना बताया गया। ठीक है। पौधों का सुरक्षित खाना किसे बताया गया है? स्टार्च को पाया गया। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? स्टार्च वनस्पतियों में यानी कि पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है और पौधों का सुरक्षित खाना बतलाया गया है। आलू के अंदर चावल, सभी अनाज, शकरकंद, अरारोट, साबूदाना आदि सभी भोज्य पदार्थ स्टार्च के मुख्य स्रोत हैं। स्टार्च के मुख्य स्रोतों की अगर अपने से बात करें तो उसमें सारे के सारे नाम आते हैं। आलू में 15 से 20% स्टार्च पाया जाता है और गेहूं के अंदर 60 से 70% स्टार्च पाया जाता है। मक्के में 65 से 70% होता है। चावल में 75 से 80% स्टार्च होता है। ग्लाइकोजन की अगर बात करें तो ग्लाइकोजन किसमें पाया जाता है? ग्लाइकोजन जो जीव जंतु होते हैं सभी जंतुओं के अंदर जंतु कोशिकाओं, उत्तकों, यकृत तथा मांसपेशियों के मुख्य रूप से संचित कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है। लेकिन इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट संचित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है जंतु कोशिका के अंदर। इसलिए इसे जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च भी कहते हैं। इसलिए इसे जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में कौन संचित होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लाइकोजन जीव जंतुओं के अंदर ये पाया जाता है। ये संचित रहता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। यह मांसपेशियों की अपेक्षा यकृत में अधिक मिलता है। मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने के समय संचित ग्लाइकोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। निराहार अथवा भूख या जो अपने व्रत वगैरह रखते हैं के समय इसकी मात्रा कम हो जाती है। आवश्यकता अनुसार यकृत का ग्लाइकोजन शीघ्रता से ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रुधिर धारा के द्वारा उत्तकों में पहुंच जाता है। आवश्यकता अनुसार अगर अपने को ऊर्जा की तुरंत आवश्यकता है तो ग्लाइकोजन क्या करता है? ग्लाइकोजन शीघ्रता से ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रुधिर के अंदर जाता है। रुधिर से वो उत्तकों के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है। उत्तकों के अंदर पहुंच जाता है। इनोलिन कंपोजिट कुल के अनेक पौधों, प्याज, लहसुन आदि में भी ये पाया जाता है। यह फ्रक्टोज का बहुलक है। इंसुलिन एंजाइम अथवा तनु अम्लों द्वारा पूर्णतः जल अपघटित होकर फ्रक्टोज देता है। इससे फ्रक्टोज का उत्पादन व्यावसायिक पैमाने पर किया जाता है। इसकी बात की है ये इनोलिन की बात की है। स्टार्च की बात ऊपर हो चुकी है। ये किसकी बात की अपने? ये इनोलिन की बात की है। ठीक है। इनोलिन जो है, इनोलिन की बात कर रहे हैं कि इनोलिन कंपोजिट कुल के अनेक पौधों यानी कि इसके अंदर प्याज के अंदर, लहसुन आदि के अंदर ये पाया जाता है। यह किसका बहुलक है? ये फ्रक्टोज का बहुलक है। कौन? इनोलिन जो है, इनोलिन फ्रक्टोज का बहुलक है। इनुलिनेंस एंजाइम इसके अंदर पाया जाता अथवा तनु अम्लों द्वारा पूर्णतः जल अपघटित होकर फ्रक्टोज देता है। इससे फ्रक्टोज का उत्पादन व्यावसायिक पैमाने पर किया जाता है। उपरोक्त पॉलीसैकेराइड को सरल पॉलीसैकेराइड कहते हैं। कारण यह है कि लगभग एक ही तरह की शर्करा के बहुलक होते हैं। जटिल पॉलीसैकेराइड वे पॉलीसैकेराइड होते हैं जिनके अणुओं में अन्य अणु भी मिले हुए हैं। यानी कि एक अणु के साथ एक अन्य अणु भी मिला हुआ होता है। वो कैसे होते हैं? वो यहाँ पे अपने को उदाहरण के रूप में दे रखे हैं कि पॉलीसैकेराइड जो है, पॉलीसैकेराइड वे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिनके अणुओं में अन्य अणु मिले हो। जैसे हेमीसेलुलोज की अगर अपने बात करें कि हेमीसेलुलोज में क्या होता है? हेमीसेलुलोज जब पौधों की कोशिका भित्ति में लिग्निक के साथ संयुक्त रहता है। सेलुलोज क्या होता है? जो कोशिका भित्ति में किसके साथ? लिग्निक के साथ संयुक्त रहता है, वो क्या हो जाएगा? हेमीसेलुलोज होगा। और अगर लिग्निक की बात करें या पौधे के रेशेदार भागों में सेलुलोज के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। पैक्टिन की बात करें तो यह मुख्यतः फलों में पाया जाता है। पैक्टिन कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः
फलों में पाया जाता है। सेमी सेलुलोज कोशिका भित्ति में लिग्निन के साथ युक्त रहता है। लिग्निन क्या है, पौधों के रेशेदार भागों में सेलुलोज के साथ मिश्रित रहता है। पैक्टिन की बात करें, मुख्यतः फलों में पाए जाते हैं तथा उनको सुरक्षित रखते हैं। इनका उपयोग जैम, जेली आदि बनाने में मुख्य घटक के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्यों की अगर अपनी बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण जैव अणु है। महत्वपूर्ण जैव अणु का मतलब यह जो कार्बोहाइड्रेट है वो जीव जगत का, जहाँ जीवाणुओं का, जहाँ अपने कहें कि मनुष्य का, पेड़ पौधों का मुख्य अवयव है, जैव अणु है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कोई भी कार्य अगर अपने करते हैं तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट से शरीर की वृद्धि होती है, मरम्मत होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण जैव अणु है। जैव अणु में कौन कौन आते हैं, तो जैव अणु के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या एक मुख्य जैव अणु है तथा मनुष्य के भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इनके मुख्य जैविक कार्य निम्नलिखित है। शरीर को ऊष्मा एवं ऊर्जा प्रदान करता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है, पादपों के कंकाल का निर्माण करता है। उसके बाद अपना आता है प्रोटीन, जो कि अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो अपने सभी क्लासमेट्स के अंदर, सहपाठियों के अंदर इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और खुद भी करें। धन्यवाद। शुभ दिन।